कहानी की स्टार्टिंग में हम एक माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे। वहाँ हमें दो लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसमें से एक उनका बॉस होता है। पहला आदमी बॉस से पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि हमें तब से सिर्फ पत्थर ही मिल रहे हैं। जिस पर उसका बॉस जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, क्लाइंट ने बेकार में हमें पैसे देकर हायर नहीं किया होगा। हमें यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड ही तो ढूंढ रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है। जिस पर उसका बॉस उसे बताता है कि ये डीमन स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन है, कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है उसको महान शक्तियाँ मिलती हैं। तभी अगले सीन में हम दो लोगों को एक हेलीकॉप्टर में आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है हमें जल्दी डीमन स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन मिलने वाला है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि तो क्या हो गया है, तो वो एक स्वॉर्ड है। जिस पर पहला आदमी कहता है कि अगर दुनिया के सभी लीजेंडरी वेपन्स को एक रैंकिंग सिस्टम में रखा जाए तो सबसे ऊपर ज़ोल्टगेन होगा, क्योंकि उसे 1000 डीमंस के खून से बनाया गया है। तभी दूसरा आदमी उसे कहता है कि संभल कर रहना, क्योंकि अगर तुम डीमन स्वॉर्ड से ज्यादा अटैच हो जाते हो तो कहीं तुम्हारे अंदर भी डीमन ना आ जाए। इस तरह माइनिंग के अंदर उनका बॉस उस आदमी को स्टोरी बताता है कि 2000 साल पहले एक देश ने बहुत छोटे से विलेज पर हमला कर दिया था। वो एक बहुत छोटा विलेज था और जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो लोग बड़ी आसानी से हार गए। ये सब देखकर विलेज के प्रीस्ट ने गॉड से मदद मांगी, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर डीमन से मदद मांगना पड़ा। और डीमन ने उनकी बात सुन ली और उनकी मदद करने के लिए एक अकेला नाइट भेजा। उस नाइट के पास जो स्वॉर्ड थी उसी को स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन कहते हैं। उस नाइट ने ज़ोल्टगेन की मदद से सभी सोल्जर्स को एक झटके में मार डाला और ये लड़ाई वहीं खत्म हो गई। इसके बाद पूरे विलेज ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो भूल गए थे कि उन्होंने गॉड से नहीं बल्कि डीमन से मदद मांगी थी। वो नाइट विलेज को बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि सबको मारने के लिए आया था और उसने सभी विलेजर्स को भी मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें उस माइन के अंदर एक गुफा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेव्स थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आधी टूटी हुई दीवार के अंदर से लाइट आते हुए दिखता है और जब वो उस दीवार को तोड़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ स्वॉर्ड मिलता है, जो कि ज़ोल्टगेन होता है। उसी वक्त वहाँ पर वो दो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर पहुँच जाते हैं। उनका बॉस पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो जवाब देते हैं कि हम यहाँ ज़ोल्टगेन को लेने आए हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर वहाँ पर सभी काम करने वाले लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो बॉस उस मौके का फायदा उठाकर ज़ोल्टगेन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पकड़ते ही वो अपने आप पर से होश खो देता है। इसके बाद वो वहाँ पर उनके सभी सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर उन दोनों आदमी से एक कहता है कि लगता है ज़ोल्टगेन ने उस पर काबू पा लिया है, इसलिए हमें उसे जल्दी रोकना होगा। तभी दूसरा आदमी उस पर एक अटैक करता है, जिसे वो आदमी वहीं पर मर जाता है और वो दोनों ज़ोल्टगेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर उन दोनों में से एक आदमी उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे ये बहुत भयानक लग रहा है। मैं इसके ब्लेड के अंदर उन लोगों का चेहरा देख पा रहा हूँ जिसे इसने मारा है। ये सुनकर पहला आदमी कहता है कि हाँ, यही तो इसे इतना ब्यूटीफुल बनाती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि रात में जब एक आदमी सो रहा था, तब कुछ सोल्जर्स गन लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक स्वॉर्ड होती है। आगे वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड से फायर निकालने लगता है और पूरा शिप तबाह हो जाता है। इसके बाद हम फिर से पहले वाले आदमी को देखते हैं, जो फिर से ज़ोल्टगेन के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुम मेरे प्यार का एहसास कर पा रहे हो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो ज़ोल्टगेन को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो ज़ोल्टगेन को पकड़ता है तो वो भी उसके बस में आ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन उन सोल्जर्स को देखते ही वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके जवाब में सब उस पर गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उन सबको बड़ी आसानी से मार डालता है। इसके अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। तभी उसका हस्बैंड घर पर वापस आ जाता है,
जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि आज मैं चेकअप कराने गई थी, अगले मंथ में आप पापा बनने वाले हो। जो सुनकर उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है और अपने बच्चे के लिए पहले से लाए हुए गिफ्ट दिखाता है। अब इसके अगले सीन में हम तीसरे स्वॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम शिरियो होता है और कुछ लोग मिलकर उसके ऊपर एक रिचुअल कर रहे थे ताकि उसका इविल ऑरा दूर कर सके। वो लोग शिरियो के ऊपर एक कपड़ा डालकर एक एक करके उसके ऊपर अपना खून गिराते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जब एक और आदमी अपने खून गिरा रहा था, शिरियो के ऊपर से उसका कपड़ा निकल जाता है और उसका खून सीधा ब्लेड के ऊपर गिरता है। तभी वो आदमी शिरियो को हाथ में उठा लेता है और उसके ऊपर शिरियो ने कब्जा कर लिया होता है। अब वो बार बार खून मांगने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर सबको मार डालता है, लेकिन उनको मारने के बाद भी उसे और खून चाहिए था, इसीलिए वो फिर से खून की तलाश करने लगता है। इसके बाद हम उसी कपल को देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो लोग सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे, मगर तभी अचानक से उसका हस्बैंड बात करना बंद कर देता है और जब वो लेडी पीछे देखती है तो उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी होती है। यहाँ उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके ऊपर शिरियो ने कब्जा कर लिया था। वो लेडी अपने हस्बैंड को मरते हुए देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। आगे वो उस आदमी की तरफ बहुत गुस्से से देखती है और उसकी आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जाकर एक और लेडी को मार चुका होता है और उसका खून पीने के बाद वो होश में आ जाता है। जैसे वो होश में आता है वो चारों तरफ ये सब होता हुआ और साथ ही उस मरे हुए लेडी को देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि क्या इसे मैंने मारा है। इतना कहकर वो शिरियो को नीचे फेंक देता है और अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से वो प्रेग्नेंट लेडी शिरियो को पकड़कर उसे स्टैब करके मार डालती है, लेकिन अब वो लेडी भी शिरियो के कब्जे में आ चुकी थी और खून की प्यारी बन चुकी थी। पर किसी तरह वो इससे पहले किसी और की जान लेती वापस से अपने होश में आ जाती है और अपने सामने दो लोगों को मरता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब आगे वो लेडी भागते भागते बहुत दूर चली जाती है, लेकिन वो चाहकर भी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से छोड़ नहीं पा रही थी और बार बार उसे खून की प्यास लग रही थी। तभी वो अपने आप को एक मिरर में देखती है तो उसे वहाँ पर एक डेविल नजर आता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके अगले सीन में हम ज़ोल्टगेन को लेने वाले आदमी को देखते हैं जिसको अभी चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, मगर तभी वो ज़ोल्टगेन से एक अटैक करता है जिससे उसके सामने एक टैंक एक झटके में तबाह हो जाता है। ये देखकर पीछे के टैंक्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि दूसरा स्वॉर्ड जिसके पास था वो उन टैंक्स पर फायर से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो फायर स्वॉर्ड वाला आदमी कहता है कि मैं फ्लैमबर्ग हूँ और सब कुछ जला देता हूँ, जिस पर पहला आदमी कहता है कि मैं ज़ोल्टगेन हूँ, सबको मार देता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक अपने अपने सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे वो दोनों एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगते हैं और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर ज़ोल्टगेन एक ही अटैक में फ्लैमबर्ग को हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में जंगल के अंदर से होते हुए जा रहा था, पर तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ एक लेडी ने सुसाइड कर दिया होता है और वो वही प्रेग्नेंट लेडी होती है। तभी उस आदमी को पास में एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो वो एक न्यूबॉर्न बेबी था और उसने अपने हाथ में शिरियो को पकड़े हुए था। वो आदमी इस स्वॉर्ड को देखकर ही जान जाता है कि इसके अंदर से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है, इसलिए जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो बच्चा उसके हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो आदमी उसे ऊपर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम एक स्कूल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। आगे लंच ब्रेक में उसके कुछ दोस्त आकर उसे साथ में लंच करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो लड़की मान जाती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सायाका था। आगे उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पास के न्यू कराओके के बारे में पता चला? मैंने सुना है कि वो बहुत मजेदार है, क्यों ना हम साथ में जाकर घूम कर आएं? जिस पर सायाका उन्हें मना करते हुए कहती है कि माफ करना मगर मैं आज थोड़ी बिजी हूँ। इसके बाद उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे और सॉकर टीम वाले इशी का क्या चल रहा है? जिस पर सायाका कुछ समझ नहीं पाती तो उसकी एक और दोस्त उसे बताती है कि हमने सुना था उसने तुम्हें प्रपोज किया है, कहीं तुमने उसे मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर सायाका कहती है कि नहीं, मैंने उसके मुंह पर मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास उससे देने के लिए टाइम नहीं है। फिर उसकी दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मना क्यों किया? अगर तुम चाहती तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी। वो सॉकर टीम का कैप्टन है, क्यूट है और उसके ग्रेड्स भी बहुत शानदार है। जिसमें सायाका हंसते हंसते उनसे सॉरी कहती है। आगे हम देखते हैं कि सायाका बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का आकर उसे ग्रीट करता है जिसका नाम तात्सुमी होता है।
तात्सुमी उसे बताता है कि मास्टर ने अभी मुझे एक काम के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया था। जिस पर सयाका कहती है कि अच्छा, मेरे डैड तुमसे बहुत काम करवाते हैं ना। आगे सयाका और तात्सुमी वापस घर आ जाते हैं, जहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं कि कुछ सालों पहले उसी प्रेग्नेंट लेडी का बेटा था और इसने जिंदा होते ही अपने हाथ में शिर्यू को पकड़े हुए रखा था और अब उसका नाम गाय था। सयाका गाय को देखती है, उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता तात्सुमी को कैसे संभालना होता है। जिस पर गाय उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। फिर सयाका कहती है कि क्या तुम्हें उस नए 3D कराओके के बारे में पता है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके जवाब में गाय कहता है कि मुझे काम है। ये सुनकर सयाका थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ काम काम ही करते रहते हो, इसलिए डैड भी यही बोलते हैं कि तुम्हें खुश रहना नहीं आता, और अगर तुम ऐसे ही अपनी खुशियों की बलि देकर काम करते रहे तो कभी एक अच्छी स्वॉर्ड नहीं बना पाओगे। ये सुनकर गाय अचानक से रुक जाता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सयाका उसके हाथ से हथियार खींचकर भाग जाती है और कहती है कि जब तक मेरे साथ घूमने नहीं चलोगे मैं ये वापस नहीं करूंगी। तभी गाय उसका हाथ पकड़कर अपने हथियार वापस ले लेता है, पर तात्सुमी ये होता हुआ देख लेता है और गाय को नीचे फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने हाथों से छूने की। तभी सयाका तात्सुमी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसके काम में दखल दिया। जिस पर तात्सुमी कहता है कि नहीं, ये गाय की गलती है कि उसने अपना ध्यान भटकाया था। जिस पर गाय भी हाँ बोलता है और कहता है कि इसमें मेरी गलती है और उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है। उसी वक्त वहाँ पर सयाका के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर सयाका कहती है कि कुछ नहीं हुआ, हम बस खेल रहे थे। इसके बाद उसके डैड बताते हैं कि शिर्यू ने दोबारा रोना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमें कल उसे शांत करने का रिचुअल करना होगा। आगे वो गाय को लेकर उसकी मदर की ग्रेव के पास आ जाते हैं और प्रे करने लगते हैं। फिर वो गाय से पूछते हैं कि तुम प्रे क्यों नहीं कर रही हो, आखिर ये तुम्हारी मदर है और तुम यही पैदा हुए थे। आगे वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर की ग्रेव यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ ये सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है, जिससे वो तुम्हें बड़ा होते हुए देख सके। तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं अब तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर प्लान सुनना चाहता हूँ। जिस पर गाय कहता है कि मुझे हमेशा यही रहने दीजिए, स्वॉर्ड स्मिथ के अलावा मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय रात को शिर्यू के पास जाकर उसे अपने हाथों से उठा लेता है और मन में कहता है कि शिर्यू से तुम ही मेरी मदर हो। आगे हम एक पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और वहाँ पर कई चीजों का ऑक्शन भी हो रहा था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं कि जिसका नाम मिकी होता है, वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और मिकी उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो आदमी मिकी से पूछता है कि क्या तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मेरे ख्याल से वो स्टैचू काफी कीमती है। जिस पर मिकी कहता है कि नहीं, मैं आज यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। इसके बाद मिकी ऑक्शन रूम में आकर एक स्वॉर्ड के सामने पहुँचता है, जिसमें से उसे एक डेविल की एनर्जी फील हो रही थी। उस स्वॉर्ड का नाम अजोथ स्वॉर्ड था। तभी दूसरा आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम भी इस स्वॉर्ड के लिए आए हो? मैं भी इसी के लिए आया हूँ। आगे वो आदमी एक कहानी बताता है कि 16th सेंचुरी में पैरासेल्सस ने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिससे उसे एल्केमी की पावर मिल सके और बदले में वो उस डेविल को अपना सोल बेचने वाला था। डेविल की मदद से वो फिलोसोफर स्टोन बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने डेविल के साथ किया हुआ डील तोड़ दिया और आखिर में उस डेविल को फिलोसोफर स्टोन में स्टील करके एक स्वॉर्ड में छुपा दिया और ये एसोड स्वॉर्ड वही है। इस तरफ हम देखते हैं कि जब गाय ने शिर्यू को पकड़ा हुआ था तब तात्सुमी ने उसे देख लिया और उसने ये बात अपने मास्टर को बता दी थी। वो कहते हैं कि हम लोगों को शिर्यू को छूने की या उसकी तरफ देखने तक की भी इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि उसे जो भी देखने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर तात्सुमी पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि गाय स्पेशल था? तो उसके मास्टर बताते हैं कि जब मुझे गाय मिला था तब उसने अपने हाथों में शिर्यू को पकड़े हुए रखा था, जैसे कि वो सिर्फ उसी वजह से जिंदा हो। इसलिए मुझे यकीन है कि शिर्यू को भी गाय की जरूरत है और उसी वजह से हमें शिर्यू को शांत करने के लिए गाय का खून चाहिए होता है। गाय की आंखें इंसानों को नहीं देखती, वो हमेशा उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है। वो मौत के साथ जिंदा रहता है। अगले दिन सब शिर्यू को शांत करने का रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ गाय अपनी आंखों में कपड़ा बांधकर सामने आता है और तभी सयाका शिर्यू को पकड़कर रूम के अंदर आती है। गाय एक प्लेट से अपने हाथ से शिर्यू पर खून गिराता है, लेकिन तभी तात्सुमी सोचता है कि मैं ये नहीं होने दे सकता, सिर्फ गाय ही इकलौता स्पेशल नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अपने आंखों से कपड़ा हटा देता है और तभी शिर्यू के अंदर से एक डेविल निकलता है और सयाका को अपने काबू में करके तात्सुमी पर अटैक करने वाला होता है कि गाय तात्सुमी को धक्का दे देता है, जिससे उसके हाथ कट जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि शिर्यू को हॉस्पिटल से निकले हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन उसका दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
ये देखकर सयाका के डैड कहते हैं कि गाय को अपने टूटे हुए हाथ का दर्द महसूस हो रहा है और जो दर्द असली नहीं है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रूम में सयाका गाय को दर्द में देखकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन गाय उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर चला आता है और एक नाइफ से अपनी मदर की ग्रेव पर हमला करने लगता है। वो कहता है कि इसी औरत ने मुझे अकेला छोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सयाका के डैड सेरियो को लेकर आग में डाल देते हैं और कहते हैं कि गाय ने बचपन में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसका हाथ बनकर उसकी मदद करो। दूसरी तरफ अजोद स्वॉर्ड का ऑक्शन स्टार्ट हो गया था, जहां दूसरा आदमी $5 लाख के बेट लगाए हुए था। तभी मिकी अपने साथी से फोन पर पूछता है तो वो उसे बेझिझक बेट करने के लिए कहती है, जिस पर मिकी $1 मिलियन का बेट लगाता है और आखिर में $1.5 मिलियन देकर बेट जीत जाता है। आगे जब वो स्वॉर्ड को लेकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक कार अचानक उसके सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है। फिर उस कार के अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है और मिकी से कहता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड एक सही कीमत पर बेच दो, अगर नहीं बेचना चाहोगे तो अंजाम बुरा होगा। तभी उसके कार से और भी काफी सारे लोग निकलते हैं, लेकिन मिकी उन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि पीछे से ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड हासिल करने वाला आदमी आ जाता है और मिकी उसे देखकर फाइट करने की पोजीशन में आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि अचानक से गाय की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसका एक नया हाथ आ चुका है। इसके बाद हम मिकी और ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड के बीच में फाइट होते हुए देखते हैं, जहां पर ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड वाला आदमी ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मिकी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। आगे मिकी समझ जाता है कि वो अकेला उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां पर अपने स्वॉर्ड से थंडर गिरा देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। आगे जब मिकी अपने कार में बैठकर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि अजोद स्वॉर्ड उसके कार से गायब हो चुकी थी। अगले सीन में हम गाय को देखते हैं जो आधी रात को अचानक से देखता है कि शिरियो ने उसके टूटे हाथ की जगह ले ली थी। अगले दिन गाय मास्टर से पूछता है कि आपने शिरियो को मेरा हाथ क्यों बनाया, उसे मेरे ऊपर बर्बाद क्यों किया। जिस पर मास्टर कहते हैं कि जब तुम मुझे मिले थे तब एक छोटे बच्चे थे, उस वक्त तुमने शिरियो को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे कि उसमें तुम्हारी जान बसती हो, इसलिए शिरियो तुम्हारा गार्डियन है कि तुम्हारा राइट हैंड बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर तब भी तुम्हें बुरा लगे तो तुम बड़े होकर शिरियो से ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बना देना। इसके बाद सयाका गाय के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब अच्छा हुआ कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है। फिर गाय कहता है कि मास्टर को मेरे लिए शिरियो को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि तात्सुई मास्टर से पूछता है कि आपने शिरियो को गाय के ऊपर क्यों इस्तेमाल किया, जिस पर मास्टर कहते हैं कि शिरियो बस एक टूल है, इंसानों की जान टूल से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। फिर तात्सुई कहता है कि शिरियो सिर्फ एक मामूली टूल नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जिसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि हाँ, और इसी वजह से शिरियो और गाय की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि शिरियो खुद गाय का हाल बनना चाहती थी। मैं 40 साल से स्वॉर्ड स्मिथ का काम कर रहा हूँ, मगर आज तक मैं एक ऐसी स्वॉर्ड नहीं बना पाया जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। अगर गाय एक स्वॉर्ड की तरह अपनी जिंदगी जीता है तो शायद मैं उसे अपना मास्टरपीस कह सकूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो मिकी से अजोद स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि वो रात में सो रहा होता है और उसके बेड के पास अजोद स्वॉर्ड होती है, पर तभी अचानक से उस स्वॉर्ड के अंदर एक डेविल निकलकर उस आदमी के ऊपर कब्जा करने ही वाला होता है कि उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। आगे वो अजोद को उठाकर कहता है कि इस दुनिया में सच में ऐसी बात है जो इंसानों की सोच से परे है। मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए इस पार की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त एक लड़की उसके रूम के अंदर आ जाती है और उसे भैया बुलाकर कहती है कि भैया अभी दोपहर हो चुकी है, आपको अब उठ जाना चाहिए। इसके बाद वो आदमी उठकर अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम मार्कस है। लंच के टाइम उसकी फैमिली काफी खुशमिजाज होती है और बहुत हंसी मजाक से बात कर रही होती है, लेकिन तभी मार्कस गुस्सा होकर कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम सबको तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा, तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, आप चाहो तो नए स्टाफ बाय कर सकते हो, बस वेबसाइट से फोटो सेलेक्ट कर लेना। और तब हमें पता चलता है कि ये मार्कस की रियल फैमिली नहीं थी, बल्कि एक फेक फैमिली थी। तो आगे मार्कस उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि तुम सब बस यहाँ से निकल जाओ, मैं एक फेक फैमिली के साथ रहते रहते थक गया हूँ। आगे उन लोगों के जाने के बाद मार्कस रोने लगता है। इसके बाद वो अजोद को एक सर्कल यानी बीच में रखकर एक रिचुअल करने लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, जिस पर वो और ज्यादा रोने लगता है और अजोद स्वॉर्ड से पार की भीख मांगने लगता है। अगले सीन में हम मिकी और उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि मार्कस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले मार्कस का एक कार एक्सीडेंट हो गया था,
जहाँ उसने अपने पेरेंट्स और छोटी बहन को खो दिया था। साथ ही में उसके कमर से नीचे की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्कस को कोई लड़की मिलने के लिए आई होती है। वो मार्कस से कहती है कि मुझे माफ करना, पर तुम्हें इतनी बार कॉल किया और मैं जवाब नहीं दे पाई। जिस पर मार्कस कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सच में खुश हो? जिस पर मार्कस कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड शादी कर रहे हैं, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। ये सुनकर वो लड़की एक चैन की सांस लेती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर मार्कस पूछता है कि वैसे तुम अपनी शादी में मुझे इनवाइट तो करोगी ना? जिस पर वो लड़की कहती है कि माफ करना, लेकिन वो चाहता है कि हम एक प्राइवेट मैरिज करें। आगे जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो मार्कस मन ही मन गुस्से से कहता है कि मैं तुम धोखेबाजों को सबक जरूर सिखाऊंगा। और तभी अजोर्ड स्वॉर्ड से एक डेविल बाहर निकलकर कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से नफरत और बदले की आग का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इतना कहकर वो मार्कस की तरफ आगे बढ़ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम सायाका को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रही थी और तभी तात्सुमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अभी शायद बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आगे तात्सुमी पूछता है कि क्या आप स्कूल के बाद कहीं घूमने नहीं जाती और सीधा घर आ जाती हैं? जिस पर सायका कहती है कि नहीं, मुझे घर पर बहुत काम रहते हैं। फिर तात्सुमी कहता है कि आप एक बहुत अच्छी वाइफ बनेंगी। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव वापस जाकर किसी लड़की से शादी करने के ऑफर को मना कर दिया है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इतना कहते ही तात्सुमी पीछे से सायाको को पकड़ लेता है और पागलों की तरह कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे अब और रुका नहीं जाता। जिस पर सायाको उसे धक्का देती है और कहती है कि मैं अपने डैड को बता दूंगी। जिस पर तात्सुमी कहता है कि मास्टर ने मुझे धोखा दिया है, मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था, मगर वो मुझसे ज्यादा गाय से प्यार करते हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि गाय वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तात्सुमी उस पर अटैक कर देता है, मगर गाय उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और तभी उसके अंदर भी शिरियो को पकड़ने वाली बाकी लोगों की तरह लोगों की जान लेने का भूत सवार हो जाता है। इसलिए वो तात्सुमी को मारने वाला होता है, पर सायाका उसे वहीं रुक जाने के लिए कहती है, जिससे गाय वापस होश में आ जाता है। आगे गाय को लगातार शिरियो से वही आवाज आते हुए सुनाई देती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अपने आप को दीवार पर मारने लगता है, पर तभी सायाका आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और जैसे ही वो गाय को पकड़ती है, शिरियो की आवाज बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी होते हुए देखते हैं, जहां उनकी शादी पूरी होने ही वाली थी कि तभी वहां पर मार्कस आ जाता है और अपने व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक स्पेयर को पकड़ा हुआ था, जिसका नाम टोनबुकेरी स्पेयर होता है। तो लड़की कहती है कि ये एक लेजेंडरी स्पेयर है, ये इतना ज्यादा शार्प है कि इसके ऊपर जब एक ड्रैगन फ्लाई बैठी थी तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। इस तरफ हम देखते हैं कि मार्कस का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम अब चल सकते हो? जिस पर मार्कस अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि हाँ, और मैं सिर्फ चल ही नहीं बल्कि दौड़ भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। इतना कहकर वो बहुत तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने अंदर से अजोर्ड स्वॉर्ड को निकाल कर उन पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिकी वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अब हम में से एक हो। फिर मिकी उन दोनों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी मार्कस अपने स्वॉर्ड से एक ब्लैक ऑरा निकालकर मिकी के सामने से गायब हो जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने वाला होता है कि उसे उनकी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जिसके असर से वो होश में आ जाता है और वहीं रोने लगता है। तभी मिकी आकर उससे कहता है कि अब भी सब ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जहाँ तुम्हारी जरूरत है। आगे मिकी उसे कार में वहाँ से ले जाता है, जहाँ मिकी उसे बताता है कि टाइम के साथ ये वेपन जिंदा हो जाता है और एक इंसान का दुख दर्द उन्हें और जिंदा बनाता है। जैसे जैसे वो जिंदा होते हैं, उस इंसान के अंदर दूसरों को मारने की इच्छा को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन अच्छा है कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी को मार दोगे तो बोसुमा बन जाओगे, जिसके बाद वो वेपन तुम्हारे ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा और तुम्हें सिर्फ सामने वाले को मारने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तभी दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं, जिसने उसी लेजेंडरी स्पेयर को हाथ में पकड़ लिया था और अब वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुस गया था
और वो सीधा जाकर गाय पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सायाका आ जाती है, लेकिन जैसे ही तात्सुमी उसकी तरफ देखता है वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद वो गाय पर अटैक करने लगता है, जिसके असर से गाय भी बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी शिर्यू के अंदर से दोबारा मारने की भूख जग जाती है और गाय का हाथ एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मास्टर की बाहर से लड़ाई होने का एहसास होता है और तब वो आकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और सायाका बेहोश पड़ी होती है। इस तरफ गाय और तात्सुमी फॉरेस्ट के अंदर फाइट कर रहे थे, जहाँ गाय उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस अब मिकी के साथ जो लड़की थी उसके साथ एक बहुत बड़े स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहाँ पर 3 लोग कॉल पर थे। वो लड़की उन्हें बताती है कि इसके कोर में अजोद स्वॉर्ड है। ये सब देखकर मिकी कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि फिक्र मत करो, ये तीनों यहाँ के हेड है, आगे से तुम उनके प्रोटेक्शन के अंदर रहने वाले हो। आगे हम मिकी को देखते हैं, जहाँ कुछ डॉक्टर्स उसकी बॉडी स्कैन कर रहे थे, जहाँ एक डॉक्टर कहता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन 2% तक पहुँच गया है, मगर बाकी सब ठीक है। फिर हम मार्कस को देखते हैं, जहाँ उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम यहाँ पर ह्यूमंस पर कब्जा करने वाले वेपन्स की रिसर्च करते हैं और अगर हमारा रिसर्च कामयाब हुआ तो हम तुम्हें वापस एक नॉर्मल इंसान में भी बदल सकते हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि जब तुमने अजोद को पकड़ा हुआ था तब तुम्हें कैसा एहसास हुआ था? जिसके जवाब में मार्कस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, जैसे ही मैंने उसे पकड़ा मेरे सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे वो स्वॉर्ड मेरी बॉडी के साथ एक हो रहा हो। तभी हम मिकी को देखते हैं, जो कि लैब टेस्ट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। मिकी कहता है कि पता नहीं हम दोबारा कब मिल पाएंगे और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं और कितने दिन तक इंसान बना रह पाऊंगा। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी रिसर्च जारी है, तुम जल्दी वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे, भरोसा रखो। ये सुनकर मिकी कहता है कि हाँ, एक दिन जब मैं वापस लौट जाऊंगा तो हम नॉर्मल लोगों की तरह डेट कर पाएंगे, मूवी देखेंगे, खाना खा पाएंगे और वॉक पर भी जाएंगे। अब इस तरफ हम फिर से गाय और तात्सुमी को देखते हैं, जो कि फाइट करते करते अब शहर में आ चुके थे। तात्सुमी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक आर्मर में आ जाता है और गाय पर अटैक कर देता है, जहाँ गाय उसके अटैक से बचकर उसके अंदर स्वॉर्ड मार के उसे हरा देता है। लेकिन तभी पीछे एक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ जब मिकी मार्कस के वापस जाता है तो मार्कस उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। इसके बाद वो एक रूम के अंदर जाते हैं, पर तभी उन्हें खबर मिलती है कि सिटी के अंदर 2 स्वॉर्ड वेपन्स को देखा गया है और यहाँ वो लोग गाय और तात्सुमी की बात कर रहे थे। ये सुनकर वो लड़की मार्कस को मिली के साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर ने गाय और तात्सुमी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके असर से तात्सुमी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। आगे वो हेलीकॉप्टर गाय पर अटैक करने ही वाला था कि गाय एक अटैक करके उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद गाय वहाँ से घर वापस आ जाता है और अंदर आते ही सायाका उसे देख लेती है, लेकिन तभी गाय बेहोश होकर गिर जाता है और मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं। तभी शिर्यू गाय का गला दबाने लगता है, जहाँ मास्टर उसे रोक लेते हैं। यहाँ मार्कस सभी जिंदा वेपन्स को देखकर बहुत शॉक्ड होता है और मिकी से पूछता है कि वेपन के अंदर जान कैसे आती है, जिस पर मिकी जवाब देता है कि ये जिससे भी मारते हैं उनका गुस्सा इनके अंदर रह जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी जाना जाता है कि ये जिस दिन भी बने थे उस दिन से जिंदा है, जैसे कि एक वेपन को पकड़ने के बाद उसे इस्तेमाल करने का मन होता है, तो हम कहते हैं कि वो वेपन उस इंसान को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने के बाद मार्कस कहता है कि फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि एक वेपन हम पर काबू कर लेता है। तो मिकी उसे कहता है कि ये सच है, आज जो हमारे साथ हुआ है वो बहुत पहले से होता आ रहा है और कहानियों में जैसे सब हीरो और डीमंस कहते हैं कि वो भी हमारी तरह चैरिटलाइजर्स होंगे। हमारा काम है जिंदा रहना और सोना, क्योंकि हम एक दिन बुसुमा में जरूर बदल जाएंगे। फिर मार्कस पूछता है कि अगर हम बुसुमा बन गए तो क्या होगा, जिस पर मिकी उसे बताता है कि उसके बाद तुम वापस इंसान नहीं बन सकते, तुम अपना होश खो दोगे और खुद वेपन बन जाओगे, जिससे सिर्फ मारने के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। अगले सीन में हम ज़ोल्टगेन को देखते हैं, जो कि एक जेल के सामने जाकर उसके गार्ड्स को मार देता है और सभी प्रिजनर्स को भी मार डालता है। इसके बाद मिकी और मार्कस को एक कैप्सूल के अंदर बंद करके सोने के लिए भेज दिया जाता है। आगे वो लड़की एक दूसरे आदमी को बाहर निकालती है, जो कि वही आदमी होता है जिसने स्टार्टिंग में माइन से ज़ोल्टगेन हासिल करने में मदद की थी और उसका नाम इचिजो होता है। आगे सायाका गाय को ढूंढने उसके रूम में जाती है, पर गाय उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तभी वहाँ एक लड़का आकर कहता है कि मैंने तात्सुमी को भी कल रात से नहीं देखा। आगे सायाका गाय को ढूंढते ढूंढते एक डोर खोलती है तो गाय वहाँ पर ब्लैंकेट के नीचे बैठा होता है और सायाका से छुप रहा होता है। फिर जब सायाका उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है तो गाय वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और पानी को टच करके एक स्माइल करता है। उसी वक्त मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं तो
सयाका उन्हें बताती है कि गाय अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी गाय उन दोनों को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की इचिजो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जिस पर इचिजो कहता है कि अगर तुमने मुझे जगाया है तो मतलब बहुत जरूरी काम होगा। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम ये सोच सकते हो। इस तरह मास्टर और सयाका गाय के पीछे पीछे एक रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि गाय एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था और ये देखकर मास्टर कहते हैं कि लगता है वो फिर से बच्चा बन गया है। शायद उसे शिर्यू की पावर से डर लगता है। एक बच्चे में बदलकर वो खुद से बचना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिजो अब बाहर निकल चुका था और वो लड़की अब उसे मॉनिटर पर देख रही थी और वो कहती है कि वो गॉड विष्णु का वेपन चक्रम है, जो कि सबसे खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि इचिजो वापस ट्रेन से जाग चुका होता है और वो किसी मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम उस लड़की को कहते हुए सुनते हैं कि इंडिया में बहुत पहले एक कहानी है जहाँ एक देश ने भगवान को बहुत ज्यादा निराश कर दिया था और उनके गुस्से का शिकार हुए थे। कुछ दिनों बाद एक रिंग ऑफ लाइट उन्हें सजा देने पहुंची और उनके पूरे देश को तबाह कर दिया। कहते हैं कि उस रिंग ऑफ लाइट को ही चक्रम कहते हैं। वो वेपन धरती पर ही छूट गया, जिसकी सब पूजा करने लगे और बाद में सील कर दिया गया। सिया इंचिजो हमारा सबसे पावरफुल क्राइसिलिस है, जिसके पास उसी चक्रा की पार है। दूसरे सीन में सयाका गाय के लिए खाना लेकर उसके रूम में आती है, पर गाय वहाँ पर नहीं होता। सयाका उसे ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट के अंदर पहुँचती है, जहाँ एक स्टैचू के सामने बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और गाय बच्चे की तरह रोने लगता है, जिस पर सयाका उसे शांत करती है और कहती है कि आज रात एक फेस्टिवल है, हम साथ मिलकर देखने जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मास्टर एक आदमी को एक ब्लेड बना कर देते हैं, जिसे देखकर वो आदमी काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो आदमी पूछता है कि मैंने सुना था तुमने अपने एक स्टूडेंट के हाथ में शिर्यू स्वॉर्ड डाल दिया था, ये काफी हिम्मत वाला काम था। क्या होगा अगर शिर्यू का ईविल उस बच्चे पर हावी हो जाए? जिसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। ये बात सच है कि शिर्यू एक बहुत ईविल स्वॉर्ड है, लेकिन वो शुरुआत से गाय का प्रोटेक्टर रहा है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि क्या ऐसा नहीं कहते हैं कि जब एक स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड बनाने जाता है तो वो एक साथ 2 स्वॉर्ड बनाता है और उनमें से जो स्वॉर्ड बेहतर होती है उसको चूज करता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस दुनिया में एक और शिर्यू भी एग्जिस्ट करता है? ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर ये सच है तो ये वाला शिर्यू दोनों में से कमजोर वाला होगा। इस पर उसके बनाने वाले का नाम नहीं लिखा था। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को शार्प बना रही थी और कहती है कि हम एक स्वॉर्ड को जितना शार्प बनाते हैं वो उतना ही खूबसूरत बनती है। तभी वहाँ एक और लड़का कहता है कि हाँ, और शार्पनर होने के नाते स्वॉर्ड्स को और शार्प और खूबसूरत बनाना हमारा काम है। इस तरफ हम सयाका और गाय को देखते हैं, जहाँ सयाका ने अपने डैड के युकाता को गाय को पहना दिया था और कहती है कि फेस्टिवल में जाने के लिए हमें युकाता पहनना चाहिए और फिर वो खुद भी तैयार होने लगती है। तो तभी हम देखते हैं कि वो तब कपड़े पहन रही थी तब कोई उसे झांक रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि तात्सुमी होता है, जो कि अब एक कुसुमा बन चुका था। आगे सयाका गाय का हाथ पकड़कर उसके साथ फेस्टिवल देखने चली जाती है और साथ में बहुत मस्ती मजाक करते हैं। इसके बाद हम दोबारा उसी लेडी को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स को शार्प करने में लगी थी। तभी वो लड़का उसके पास आकर कहता है कि हमारे पास एक नया स्वॉर्ड आया है। कस्टमर ने बोला उसे ये बहुत जल्दी चाहिए और साथ में बहुत सारे पैसे भी छोड़ गया है। फिर जब वो लेडी उस स्वॉर्ड को खोलकर देखती है तो पहचान लेती है कि ये शिर्यू है। वो लेडी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसकी कंडीशन अभी अच्छी है तो इसे शार्प करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे जब वो स्वॉर्ड को शार्प करना स्टार्ट करती है तो अचानक से उसके अंदर से एक डीविल निकलता है और उस लेडी को पोसेस कर लेता है। अब वो लेडी भी खून की प्यासी बन गई थी और अपने साथ लड़के को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सामान गिर जाता है जिससे वो वापस होश में आ जाती है। फिर वो उस लड़के को रूम से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और दोबारा से शिर्यू को शार्प करने में लग जाती है। अगले सीन में हम ज़ोल्जिगन को देखते हैं जो कि एक स्टेज पर पियानो प्ले कर रहा था। तभी वहाँ पर फ्लेम स्वॉर्ड वाला आदमी आ जाता है और उससे कहता है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। इसके बाद वो दोनों बाहर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ फ्लेम स्वॉर्ड वाला आदमी कहता है कि हम दोनों क्रश्ड स्वॉर्ड्स हैं, जिन्हें एज ऑफ मिथ में बनाए गए थे, इसलिए हम दोनों सेम हैं। ये सुनकर ज़ोल्जिगन उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं हैं। मैं आज तक किसी से भी नहीं हारा, लेकिन तुम मुझसे हार चुके हो। इतना कहकर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ फाइट करते हुए 2 और बुसुमा देख रहे थे। उनमें से एक कहता है कि इंसानों का क़याम
सयाम अब खत्म होने वाला है। उसके बाद बुसुमा का सयाम शुरू होगा। तभी उस तरफ ज़ोल्टगेन फ्लेम स्वॉर्ड को हरा चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सयाका और गाय अब एक श्राइन के पास थे, जहां सयाका प्रे करती है कि गाय दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाए और ठीक हो जाने के बाद वो उसके साथ ऐसे ही घूमने के लिए मान जाए। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तभी तात्सुमी उनका रास्ता रोक लेता है, उन पर अटैक करने वाला होता है कि गाय उसका अटैक रोक लेता है पर तात्सुमी उसे सामने से फेंक देता है। फिर वो सयाका को पकड़कर मारने वाला होता है पर तभी इचिजो वहां पहुंचकर उससे बचा लेता है। इसके बाद तात्सुमी इचिजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इचिजो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उस शार्पनर लड़के को देखते हैं जो दूसरे शिरियो को शार्प करने के बाद उस आदमी को वापस लौटा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी जो इस स्वॉर्ड को शार्प कर रही थी उसकी हेल्थ खराब हो चुकी थी और अभी वो एक रूम के अंदर लेटी हुई थी। इस तरफ तात्सुमी लगातार इचिजो पर हमला कर रहा था, जो देखकर इचिजो सोच रहा होता है कि ये अब पूरी तरह से उस वेपन के वश में आ गया है, इसलिए इसे बचाना मुमकिन नहीं। इसके बाद वो अपने हाथ में चक्रम को लेकर तात्सुमी को उसके अंदर जाकर मार डालता है। ये सब होने के बाद इचिजो वहाँ से जाने लगता है पर तभी उसे गाय के अंदर से डेविल के होने का एहसास होता है और फिर वो सोचता है कि अच्छा तो मुझे ये मिशन मिलने की असली वजह तुम हो। इतना कहकर इचिजो गाय को एक पंच मारता है जिससे गाय नीचे गिर जाता है। ये देखकर सयाका इचिजो को उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर इचिजो कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, इसके साथ रहने से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो गाय को ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ, पर तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम शोशिदाई से हो, है ना? ये सुनकर इचिजो शांत हो जाता है। फिर आगे वो आदमी पूछता है कि तुम इस लड़की के साथ आगे क्या करना चाहते हो, जिस पर इचिजो जवाब देते हुए कहता है कि ये इस पर निर्भर करता है। अगर ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो मैं उसे शोशिदाई में वापस ले जाऊंगा, लेकिन अगर ये बोसुमा में बदल गया तो मुझे उसे मारना होगा। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें शोशिदाई के बारे में कैसे पता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो हर तरफ कनेक्शन बन जाते हैं, सिर्फ शोशिदाई के साथ नहीं, मैं गाबी को भी जानता हूँ। ये सुनकर इचिजो कहता है कि गाबी सिर्फ बच्चों जैसे खेल खेल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ हमारे रास्ते में ही आते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे हिसाब से हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं, ईविल को हराने के लिए ईविल का सहारा लेना ही सही है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इसका नाम सोइन है और ये गाबी से है। फिर इचिजो कहता है कि एक गाबी को इससे दूर हटना चाहिए, आखिर हो तो तुम भी इंसान ही, बुसुमा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिसके जवाब में सोइन कहता है कि एक शोशिदाई को ये बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम भी एक दिन बुसुमा ही बनने वाले हो, इसलिए मुझे तुम्हें अभी ही खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो आदमी जंप करके इचिजो पर एक अटैक करता है, जिसे इचिजो रोक लेता है। फिर इचिजो कहता है कि मुझे लगा था मैं तुम्हें अपने चक्रम का इस्तेमाल किए बिना ही हरा दूंगा, पर लगता है कि मैं गलत था। इतना कहकर वो अपने चक्रम को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने वाला होता है, पर तभी गाय सियोन के पैर पर एक पत्थर मारता है, जिस पर सियोन गाय को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सयाका बीच में आकर उसे रोकने के लिए कहती है, जिस पर सियोन उसे धक्का देकर गाय को पकड़ लेता है और कहता है कि इसका ऑरा ईविल एनर्जी से भरा हुआ है। तभी अचानक से एक और बुसुमा शैडो से निकलकर सियोन पर अचानक से अटैक करके उसे मार देता है। उसके बाद वो गाय के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे गाय पिछली बार की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गाय उस बुसुमा के अटैक से बचते हुए उसके पास जाता है और उसके सर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बुसुमा वहाँ से भाग जाता है। फिर इचिजो कहता है कि लगता है अब मुझे खुद से पता लगाना पड़ेगा कि तुम बुसुमा बनते हो या नहीं। इतना कहकर वो अपने चक्रम को बाहर निकाल कर गाय पर अटैक कर देता है, जिससे गाय बेहोश हो जाता है। ये देखकर सयाका उसके पास आ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है और तभी गाय का हाथ दोबारा से नॉर्मल बन जाता है और अब वो होश में आ जाता है। मगर इस बार गाय पहले जैसा ठीक हो चुका होता है और सयाका को पहचान लेता है। तभी इचिजो उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे पीछे से उसका ध्यान भटकाता है और उसको रोक लेता है। तभी सयाका गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो बूढ़ा आदमी इचिजो को लेकर मास्टर के पास चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी मास्टर से पूछता है कि तुमने कहा था कि शिरियो गाय के अंदर की ब्लेड को काट सकती है, तो क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि उसके अंदर कौन सी ब्लेड है? ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है, शिरियो की माँ ने अपनी खुद की जान ले ली थी, लेकिन आज इतने सालों भी गाय का हाथ इसके माँ के पेट के अंधेरे में कैद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय और सयाका अभी एक केव के अंदर थे, जहाँ गाय को होश आने के बाद वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, जिस पर सयाका कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो,
एक बार बारिश रुक जाएगी तो हम मेरे डैड से मदद मांगेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे। वैसे तुम्हें याद है कि हम बचपन में अक्सर यहाँ आया करते थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। गाय ये सुनकर कहता है कि मेरी बचपन में कोई अच्छी यादें नहीं है। मैं हमेशा घर से भागा करता था, लेकिन जब जब मैं भागता था तब मुझे याद आ जाता था कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं, इसलिए वापस आ जाता था। फिर सयाका उसे पूछती है कि क्या तुम हमसे भागते थे, जिस पर गाय कहता है कि मैं अंधेरे से भागता था, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न भाग जाऊं, वो हमेशा मेरा पीछा करके मेरे पास पहुंच जाता था। जितनी कोशिश करने पर भी मैं उससे बच नहीं पाता था, इसलिए आखिर में मैंने अपने सोचने के तरीके को बदलने का ट्राई किया। मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। मैं अपने बनाए स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया और ये अंधेरे को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सयाका कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं और डैड तुम्हारे साथ है, हम दोनों तुम्हारी फैमिली है। जिस पर गाय कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं मास्टर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ पर वो मेरे फादर नहीं है। अगले सीन में होता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि अगली कोई वीडियो आप मिस ना करो।